आएगा। तो यदि डिग्रेडेशन ऑफ हीम पूछा जाएगा तो भी आपको बिलिरुबिन का मेटाबॉलिज्म लिखना है, ठीक है। एंड लिवर फंक्शन टेस्ट, कैसे लिवर का फंक्शन क्या होता है, हाउ टू क्लासिफाई लिवर ऑन द बेसिस ऑफ जॉन्डिस, जॉन्डिस लिवर फंक्शन टेस्ट को कैसे क्लासिफाई करता है, इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये ओवरऑल मेटाबॉलिज्म है। उसके बाद नॉर्मल बिलिरुबिन की वैल्यू क्या होती है, 0.2 से 0.8। अनकॉन्जुगेटेड आपका बिलिरुबिन ज्यादा होता है, वो 0.2 से लेके 0.6 तक होती है, एंड कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होता है वो लेस देन 0.2 होता है। यदि आपका बिलिरुबिन 1 मिलीग्राम से ज्यादा होगा तो उसे अपन हाइपर बिलिरुबिनीमिया कहेंगे। देन 1 से 2 जो है वो लेटेंट जॉन्डिस कहेंगे, एंड 2 से ज्यादा होगा तो हम जॉन्डिस कहेंगे। जॉन्डिस का दूसरा नाम क्या होता है, इक्टेरस, इट मीन्स येलोइश ऑफ द स्किन एंड द स्क्लेरा। देन बिलिरुबिन कॉन्जुगेटेड है, अनकॉन्जुगेटेड है, उसके लिए हम कौन सी रिएक्शन करते हैं, वेंडरबर्ग रिएक्शन। इसमें क्या होता है, आपका डायएजोसल्फोनिक एसिड जब बिलिरुबिन के साथ रिएक्ट करता है तो वो पर्पल कलर देता है। तो यदि कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होगा तो वो डायरेक्टली रिएक्ट कर देगा एंड डायरेक्टली कलर आ जाएगा। तो इसलिए हम जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन रहता है वो डायरेक्ट टेस्ट देता है, ठीक है। इनडायरेक्ट में क्योंकि वो इनसॉल्युबल है अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, तो वो डायरेक्टली कंबाइन नहीं होगा। तो फर्स्ट हम अल्कोहल ऐड करेंगे तो अनकॉन्जुगेटेड से कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बनेगा, उसके बाद टेस्ट आएगा, तो इसलिए हम उसे इनडायरेक्ट टेस्ट कहते हैं, ठीक है। तो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन कौन सा टेस्ट देगा, डायरेक्ट टेस्ट। अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इनडायरेक्ट वेंडरबर्ग रिएक्शन देगा, ठीक है। तो वेंडरबर्ग रिएक्शन से हम पता लगा सकते हैं कि किस टाइप का जॉन्डिस है। जो आपका हेमोलाइटिक जॉन्डिस होता है उसमें इनडायरेक्ट टेस्ट पॉजिटिव आता है। हेपेटिक के अंदर क्योंकि दोनों टाइप्स ऑफ बिलिरुबिन होते हैं तो इसलिए बायफेजिक आता है, मींस उसमें अनकॉन्जुगेटेड भी बिलिरुबिन है एंड कॉन्जुगेटेड भी बिलिरुबिन है। एंड ऑब्स्ट्रक्टिव में डायरेक्ट टेस्ट पॉजिटिव आएगा क्योंकि उसमें अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का अमाउंट ज्यादा होता है। अब यूरिन बिलिरुबिन जनरली एब्सेंट होता है यूरिन में क्योंकि वो सॉल्युबल हो जाता है, लेकिन यदि यूरिन बिलिरुबिन का लेवल ज्यादा हो जाएगा इसका मतलब पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है, ठीक है। सो यूरिन बिलिरुबिन यूरिन में डिटेक्ट करने के लिए हम पाउचेट टेस्ट कहते हैं। और यदि प्री हेपेटिक जॉन्डिस है तो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल ज्यादा होगा, ठीक है। अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन वाटर सॉल्युबल नहीं है तो इसलिए वो यूरिन में एक्सक्रीट आउट नहीं होगा, इसलिए हम इसे अक्लोरयूरिक जॉन्डिस कहते हैं। मींस बिलिरुबिन जो हेपेटिक जॉन्डिस प्री हेपेटिक जॉन्डिस में है उसमें क्या है, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ रहा है, अनकॉन्जुगेटेड वाटर सॉल्युबल नहीं है तो वो यूरिन में एक्सक्रीट आउट नहीं होगा। सो क्योंकि आपका बिलिरुबिन एक्सक्रीट आउट नहीं हो रहा तो उस जॉन्डिस को हम बोलेंगे एक्लोरिक जॉन्डिस, ठीक है। सो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में क्या होगा, यूरिन में बिलिरुबिन प्रेजेंट होगा। तो नॉर्मली आपका जो है बिलिरुबिन यूरिन में एक्सक्रीट आउट नहीं होता, ठीक है, सिर्फ यूरोबिलिन एक्सक्रीट आउट होता है, ठीक है। तो यदि यूरिन में बिलिरुबिन प्रेजेंट है इट मींस उसको ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है, ठीक है। और क्योंकि उसका कलर चेंज हो जाएगा बिलिरुबिन के कारण, यूरिन का कलर डार्क येलोइश हो जाएगा तो उसे हम बोलेंगे क्लोरयूरिक जॉन्डिस। तो प्रीवियस जब स्टडीज थी तो इसलिए जॉन्डिस पहले एक्लोरयूरिक एंड क्लोरयूरिक जॉन्डिस क्लासिफाई था। अब जो आपका यूरोबिलिनोजन है, बाइल सॉल्ट है, वो स्मॉल पार्ट में एक्सक्रीट आउट होते हैं, ठीक है। बाइल सॉल्ट जनरली प्रेजेंट नहीं होते, हमने पैथोलॉजिकल यूरिन में ही पढ़ा था कि बाइल सॉल्ट इज एब्सेंट इन यूरिन, और यदि बाइल सॉल्ट प्रेजेंट है यूरिन में तो इसका मतलब पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है, ठीक है। सो प्रेजेंस ऑफ बाइल सॉल्ट इन द यूरिन इंडिकेट्स ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, ठीक है। सो यदि यूरोबिलिनोजन प्रेजेंट है ज्यादा क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है बाइल का तो बिलिरुबिन एक्सक्रीट आउट नहीं हो रहा, ठीक है। सो यदि आपका बिलिरुबिन प्रेजेंट है और यूरोबिलिनोजन नहीं है तो इसका मतलब पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है, ठीक है। क्योंकि जो यूरोबिलिनोजन है वो बाइल सॉल्ट का जो है वो प्रॉपर सिक्रीट नहीं हो रहा इंटेस्टाइन में,
इसलिए यूरोबिलिनोजन जो है वो यूरिन में एक्सक्रीट आउट नहीं हो रहा। क्या एक्सक्रीट आउट हो रहा है? डायरेक्ट बिलिरुबिन। ठीक है, तो यदि बिलिरुबिन प्रेजेंट है और यूरोबिलिनोजन एब्सेंट है तो इसका मतलब पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है। इस तरीके से ट्रिकी क्वेश्चन ही आपके पीजी के एमसीक्यूज में पूछे जाएंगे ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, देन हिमोलाइटिक में क्या होगा? यूरोबिलिन का लेवल इंक्रीज होगा एंड बिलिरुबिन एब्सेंट होगा। ठीक है, तो यदि यूरोबिलिनोजन प्रेजेंट है एंड बिलिरुबिन एब्सेंट है यूरिन में तो इसका मतलब हिमोलाइटिक जॉन्डिस है। ठीक है, देन फीकल यूरिनोबिलिन जिसे हम स्टर्कोबिलिन कहते हैं। सो हिमोलाइटिक जॉन्डिस में क्या हो रहा है? यूरोबिलिनोजन बढ़ रहा है, तो यूरोबिलिनोजन बढ़ेगा तो स्टर्कोबिलिनोजन भी बढ़ेगा। स्टर्कोबिलिनोजन आपके फीसिस में प्रेजेंट है तो फीसिस का कलर डार्क होगा। सो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में क्या होगा? यूरोबिलिनोजन एक्सक्रीट आउट नहीं हो रहा तो फीसिस का कलर पेल होगा। ठीक है, तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस यानी गॉल स्टोन के कंडीशन में जो फीसिस का कलर होता है वो होता है पेल। तो यदि किसी भी पेशेंट में गॉल स्टोन की कंप्लेन है तो उसका फीसिस का कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम डायग्नोस करते हैं कि पेशेंट को क्या डिजीज है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द पर्टिकुलर पेन ऑफ द गॉल स्टोन, उसमें पेशेंट कंप्लेन करेगा कि फीसिस जो है वो पेल कलर के अपीयर हो रहे हैं। देन जॉन्डिस, येलो डिस्कलरेशन होता है। 3 टाइप्स का जॉन्डिस होता है। प्री हिपैटिक मीन्स यदि हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन ज्यादा है या कॉन्जुगेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा तो उसके कारण आपका प्री हिपैटिक या हिमोलाइटिक जॉन्डिस होगा, जो कि किस में देखने को मिलेगा? सिकल सेल एनीमिया। इसमें क्या होता है? हेमोलिसिस ज्यादा हो जाता है। देन नियोनेट्स में भी हम हिमोलाइटिक एनीमिया देखते हैं क्योंकि आरबीसीज का ब्रेकडाउन बहुत ज्यादा होता है एंड नियोनेट्स इतने लिवर अडेप्ट नहीं होता कि वो कॉन्जुगेशन करा पाए। ठीक है, तो इसलिए नियोनेट्स में जो होता है वो क्या मिलता है? हिमोलाइटिक एनीमिया। देन फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, क्योंकि आपका लिवर अडेप्ट नहीं हुआ है चाइल्ड का, क्योंकि जब वो वूम में रहता है तो वो उसका जो कॉन्जुगेशन होता है बिलिरुबिन का वो मदर के लिवर के थ्रू होता है। जैसे ही वो बॉर्न होता है तो उसका जो लिवर होता है वो इतना अडेप्ट नहीं हो पाता कि वो उसका कॉन्जुगेशन कर सके, इसलिए नियोनेट्स में जो है वो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस मिलता है। देन कर्निक टेरस मीन्स जब आपका बिलिरुबिन मोर देन 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो जाए, देन वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन में एक्यूमुलेट होने लग जाता है तो उसे हम कर्निक टेरस कहते हैं। देन यदि आपका अपटेक में डेफिशिएंट है यानी गिलबर्ट सिंड्रोम, यदि कॉन्जुगेशन डेफिशिएंट है जैसे कि क्रिगलर-नाजा सिंड्रोम एंड हेपेटोसेलुलर डिस्फंक्शन। देन ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के कॉजेस है या तो हेपेटोसेलुलर इंजरी है या ड्रेनेज में डिफेक्ट है या एक्स्ट्रा हेपेटिक कॉज है, स्टोन या कार्सिनोमा। तो ये ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के कॉज है। इंट्रासेलुलर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, स्टोन हो गया, कार्सिनोमास ऑफ द पैनक्रियास, तो उसके कॉजेज हैं हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस के, सॉरी ऑब्स्ट्रक्टिव के। हेपेटोसेलुलर या हेपेटिक जॉन्डिस, इसमें बेसिकली वायरल इन्फेक्शन जो कि बेसिकली हेपेटाइटिस से होता है, हेपेटाइटिस ए, सी, डी एंड ई, एंड सर्टेन ड्रग्स जो कि हिपेटोटॉक्सिसिटी होती है जैसे कि पैरासिटामोल, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो जो भी एनाल्जेसिक ड्रग्स होती हैं मीन्स जो कि पेन किलर्स होती हैं वो डायरेक्टली आपके लिवर को अफेक्ट करती हैं, इसलिए ज्यादातर पेन किलर जो होते हैं वो आपके लिवर को डैमेज करते हैं, तो इसलिए ज्यादा अमाउंट ऑफ पेन किलर का यूज नहीं करना चाहिए। देन हम कंपेयर कैसे करेंगे हिमोलाइटिक, ऑब्स्ट्रक्टिव एंड हेपेटिक जॉन्डिस में? बिलिरुबिन हिमोलाइटिक में कौन सा इंक्रीज होगा? हिमोलाइटिक जॉन्डिस में कौन सा बिलिरुबिन इंक्रीज होगा? लिखा है सामने, अनकॉन्जुगेटेड। हिमोलाइटिक मींस प्री हिपैटिक। ठीक है, तो हिमोलाइटिक में कौन सा जॉन्डिस बढ़ेगा? बोलो, लिखा हुआ है फिर भी नहीं बोले जा रहा। एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि हाउ टू क्लासिफाई जॉन्डिस ऑन द बेसिस ऑफ लिवर फंक्शन टेस्ट। तो बिलिरुबिन हिमोलाइटिक में कौन सा बढ़ेगा? अनकॉन्जुगेटेड। ऑब्स्ट्रक्टिव में कौन सा बढ़ेगा? कॉन्जुगेटेड। एंड हिपैटिक में कौन सा बढ़ेगा? फोटो या आपके उसमें भी मिल जाएगी बुक में,
पढ़ लोगे, याद रह लेगा तो फिर, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। आधे से ज्यादा बच्चे गलत लिख देते हैं, गलत लिखने के मार्क्स नहीं मिलते। देन वेंडरबर्ग रिएक्शन हिमोलाइटिक में कौन सी आएगी? इनडायरेक्ट। ऑब्स्ट्रक्टिव में कौन सी आएगी? डायरेक्ट। एंड हेपेटिक में कौन सी आएगी? बोथ। देन ऑन द बेसिस ऑफ एंजाइम, प्री हिमोलाइटिक या प्री हेपेटिक में जो है उसमें एंजाइम्स नॉर्मल रहेंगे, ठीक है, क्योंककि आपकी जो एंजाइम है ये लिवर स्पेसिफिक एंजाइम है। यदि लिवर में डैमेज होगा तो ही एंजाइम बढ़ेंगे। सो आपके AST, ALT और ALKP नॉर्मल रहेंगे। देन आपके ऑब्स्ट्रक्टिव में एल्कलाइन फॉस्फेटेज का लेवल ज्यादा होगा एज कंपेयर टू AST एंड ALT। देन हेपेटिक में आपके AST और ALT ज्यादा बढ़ेंगे और एल्कलाइन फॉस्फेटेज है वो कम बढ़ेगा। अब बिलिरुबिन जो है वो हिमोलाइटिक जॉन्डिस में एक्सक्रीट नहीं होगा, ऑब्स्ट्रक्टिव में एक्सक्रीट होगा एंड हेपेटिक में भी एक्सक्रीट होगा क्योंकि कॉन्जुगेशन हो गया है। देन यूरोबिलिनोजन आपका में एक्सक्रीट होगा हिमोलाइटिक में, ठीक है, और ऑब्स्ट्रक्टिव में नॉर्मल रहेगा एंड हेपेटिक में नॉर्मल रहेगा। देन आपके जो सिंथेटिक फंक्शन है उसमें है एल्ब्यूमिन। सारे इम्यूनोग्लोबिन एक्सेप्ट प्लाज्मा प्रोटीन्स, इम्यूनोग्लोबिन आपके लिवर में सिंथेसाइज होते हैं। नॉर्मल एल्ब्यूमिन का लेवल होता है 3.5 to 5 ग्राम पर डेसीलीटर। सब मिलीग्राम में होते हैं लेकिन प्रोटीन जो होता है उसकी यूनिट होती है ग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। तो सारे प्लाज्मा प्रोटीन्स एक्सेप्ट इम्यूनोग्लोबिन कहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं? लिवर में। सो एल्ब्यूमिन जो है ये आपका सिंथेटिक फंक्शन डिनोट करता है। सो ये किस में डिक्रीज हो जाएगा? जब आपकी क्रोनिक लिवर डिजीज होगी। एंड AG रेशियो रिवर्स होना मींस एल्ब्यूमिन डिक्रीज हो रहा है, ग्लोबुलिन का लेवल ज्यादा हो रहा है। वो किस कंडीशन में मिलता है? सिरोसिस की कंडीशन में, क्योंकि सिरोटिक कंडीशन यानी कंप्लीट डेथ ऑफ द लिवर सेल्स, उसको हम बोलते हैं सिरोसिस। सो उसमें क्या होता है? एल्ब्यूमिन, क्योंकि लिवर सेल्स वर्क नहीं करी तो एल्ब्यूमिन का लेवल बिल्कुल डिक्रीज हो जाएगा एंड ग्लोबुलिन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। देन ग्लोबुलिन 2.5 to 3.5 ग्राम पर डेसीलीटर्स होता है। ये ग्लोबिन सिंथेसिस करता है विच कॉन्स्टिट्यूट एंटीबॉडीज लाइक इम्यूनोग्लोबिन। इसका लेवल किस में बढ़ेगा? क्रोनिक हेपेटाइटिस एंड सिरोसिस में, ठीक है। एंड AG रेशियो किस में रिवर्स हो जाएगा? इन द केस ऑफ सिरोसिस। देन प्रोथ्रोम्बिन, इट्स अ कोएगुलेशन फैक्टर जो कि सिंथेसाइज होता है आपके लिवर में, ठीक है। तो यदि पेशेंट को ब्लीडिंग है तो ब्लीडिंग दो के कारण होती है, या तो प्रोथ्रोम्बिन सिक्रीट नहीं हो रहा या विटामिन K की डेफिशिएंसी में, ठीक है। सो विटामिन K की यदि डेफिशिएंसी है तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम इंक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो गामा ग्लूटामाइल सिंथेसाइज करते हैं जो कि कन्वर्जन कराता है आपका इनएक्टिव टू एक्टिव फॉर्म, ठीक है। तो डिफरेंशिएट के पेशेंट को ब्लीडिंग जो है वो विटामिन K की डेफिशिएंसी के कारण हो रही है कि लिवर फंक्शन के कारण। तो यदि हम पेशेंट को विटामिन K देंगे और उसका फिर भी प्रोथ्रोम्बिन टाइम नहीं इंप्रूव हो रहा, इसका मतलब पेशेंट को लिवर डिजीज है, ठीक है। देन अल्फा फीटोप्रोटीन्स, ये आपका कैंसर मार्कर होता है जो कि आपकी हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा या हिपेटोब्लास्टोमा को की स्क्रीनिंग में यूज होता है, ठीक है। ये बिल्कुल माइन्यूटली रेज होता है इन द केस ऑफ हेपेटाइटिस। ज्यादातर ये आपका कैंसर मार्कर है, अल्फा फीटोप्रोटीन और AFP। देन जो एंजाइम्स होते हैं वो आपके या तो हेपेटोसेलुलर इंजरी को दिखाते हैं या कोलिस्टेसिस यानी ऑब्स्ट्रक्शन को दिखाते हैं। तो फर्स्ट होता है आपका एलेनिन अमीनो ट्रांसफरेज, जिसे हम ALT और SGPT भी कहते हैं। ये ज्यादातर आपका सिर्फ लिवर की ही इंजरी को डिटेक्ट करता है, जबकि जो AST है वो दूसरे सेल्स में भी प्रेजेंट होता है। तो आपका जो AST है वो हार्ट डिजीज में भी रेज्ड होता है। सो इट हेल्प्स इन द डायग्नोसिस ऑफ लिवर फंक्शन टेस्ट। एंड यदि हम पेशेंट को हेपेटाइटिस के लिए ट्रीट कर रहे हैं तो हम इसके लेवल को देखकर ये बता सकते हैं, यदि इसका लेवल नॉर्मल आ रहा है इसका मतलब हमारा ट्रीटमेंट सही है, ठीक है। तो ये मॉनिटर ट्रीटमेंट को मॉनिटरिंग करने में भी हेल्प करता है। सो इट इज मोर स्पेसिफिक देन AST।
देन ये सबसे ज्यादा बहुत हाई रेज्ड होगा इन द केस ऑफ एक्यूट हेपेटाइटिस. इट इज मॉडरेटली रेज्ड इन द केस ऑफ alcoholic or NASH means non-alcoholic chronic liver disease, and it is mildly raised in the cirrhosis and chronic hepatitis. Then AST, ये आपका साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में प्रेजेंट होता है. इट इज लेस स्पेसिफिक बिकॉज ये दूसरी कंडीशन में एलिब्रेट हो जाता है, जैसे कि MI मीन्स मायोकार्डियल इंफार्क्शन और मसल डिजीज में. सो ये आपका हिपैटोसेलुलर डैमेज को मार्क करता है, एंड इट इज वेरी हाई इन द क्रोनिक हेपेटाइटिस, सिरोसिस एंड इन द लिवर कैंसर. देन आपका एल्कलाइन फॉस्फेटेज नॉन स्पेसिफिक क्यों? क्योंकि ये एक आइसो एंजाइम है, ये दूसरे सेल्स में भी प्रेजेंट होता है अपार्ट फ्रॉम द लिवर. ये बोन डिजीज में भी इंक्रीज होता है एंड इट इज प्रेजेंट इन द प्लेसेंटा. सो ये नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी एल्कलाइन फॉस्फेटेज इंक्रीज होता है. सो इसलिए हमने इसको नॉन स्पेसिफिक लिखा है, क्योंकि ये बोन ऑस्टियोसाइट्स द्वारा भी प्रोड्यूस होता है. सो इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 40 to 145 यूनिट पर लीटर. जब भी हम एंजाइम की यूनिट लिखेंगे तो उसमें हम यूनिट पर लीटर लिखेंगे. जो भी एंजाइम होते हैं वो यूनिट पर लीटर डिनोट होते हैं. अब ये मॉडरेटली रेज्ड होगा इन द केस ऑफ हेपेटाइटिस और कार्सिनोमा. हाईली रेज होगा इन द एक्स्ट्रा हेपेटिक ऑब्स्ट्रक्शन एंड द इंट्राहेपेटिक कोलेस्टेसिस, और वेरी हाई इंक्रीज होगा इन द बोन सेल्स, क्योंकि ये बोन सेल्स द्वारा भी सिक्रीट आउट होता है. सो यदि बोन डिजीज होगी तो उसमें भी एल्कलाइन फॉस्फेटेज का लेवल इंक्रीज होगा, जैसे कि रिकेट्स, ऑस्टियोमैलेशिया, पेजेट डिजीज, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म. ठीक है. देन एल्कलाइन फॉस्फेटेज आपका आइसोएंजाइम्स होता है. आइसोएंजाइम्स क्या होते हैं? क्या होते हैं आइसोएंजाइम्स? स्ट्रक्चर सेम है बट अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंस ऑफ फॉर्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चरल डिफरेंस है अकॉर्डिंग टू द साइट. ठीक है. सो इसके 6 आइसोफॉर्म्स होते हैं. सो अपार्ट फ्रॉम द प्रेजेंस इन द लिवर, इट इज प्रेजेंट इन द बोन एज वेल एज इन द प्लेसेंटा. सो नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी एल्कलाइन फॉस्फेटेज का लेवल बढ़ जाता है. अब यदि लंग्स, लिवर और गट का कार्सिनोमा होता है तो प्लेसेंटल फॉर्म ऑफ आइसोएंजाइम इज इंक्रीज, जिसे हम बोलते हैं रीगन आइसोएंजाइम. ठीक है. तो ये एल्कलाइन फॉस्फेटेज का ही फॉर्म है. ठीक है. तो यदि कार्सिनोमा है आपका लंग, लिवर और गट का, तो प्लेसेंटल फॉर्म ऑफ आइसोएंजाइम्स वो इंक्रीज हो जाएगी, जिसे हम रीगन आइसोएंजाइम और कार्सिनोप्लेसेंटल आइसोएंजाइम कहते हैं. ठीक है. देन गामा ग्लूटेमाइल पेप्टाइडेज, ये ट्रांसफर करता है ग्लूटेमाइल कंपाउंड को पेप्टाइड और अमीनो एसिड्स में. ये ग्लाइकोप्रोटीन होता है एंड ये आपका ग्लूटाथायोन को सिक्रीट करता है, जो कि आपका एज अ एंटीऑक्सीडेंट वर्क करता है हमारी बॉडी में, और ये ट्राइपेप्टाइड है. देन इट इज अ माइक्रोसोमल एंजाइम एंड ये लिवर में ही प्रेजेंट होता है. देन इट इज यूज्ड टू diagnose obstructive jaundice, specifically in the alcoholic liver disease. It is more specific to the alcoholic liver disease. तो यदि GGT increase है तो इसका मतलब पेशेंट को alcoholic liver disease है. Then other test, metabolic capacity के लिए देखने के लिए हम galactose tolerance test कर सकते हैं या anti-tyrine test कर सकते हैं. Then to see the toxicity हम हिपेरिक एसिड सिंथेसिस देख सकते हैं. देन स्पेशल टेस्ट में हम अमोनिया देखते हैं टू सी द जो लिवर पेशेंट है उसमें एंसेफेलोपैथी है या नहीं. देन अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, बेसिकली ये सीओपीडी मींस कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज का मार्कर होता है, लेकिन हम ये सिंथेसाइज होता है लिवर में, तो इसलिए हम यदि इसका लेवल इंक्रीज है इसका मतलब लिवर प्रॉपर फंक्शन नहीं करा. देन इम्यूनोग्लोबिन का लेवल देख सकते हैं, सेरुलोप्लाज्मी, देन फेरिटीन. देन इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट देखने के लिए आईजीजी जो होता है वो क्रोनिक हेपेटाइटिस में इंक्रीज होगा. आईजीएम जो है ये आपका वायरल हेपेटाइटिस में इंक्रीज होगा एंड सिरोसिस में, एंड आईजीए जो है वो अल्कोहलिक सिरोसिस एंड प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस में. तो सिरोसिस की कंडीशन में आईजीए इंक्रीज होगा. देन वायरल हेपेटाइटिस में आपका आईजीएम एंड आईजीजी जो है वो क्रोनिक इन्फेक्शन या ऑटो इम्यून डिजीज में इंक्रीज होगा. देन ऑटो
एंटीबॉडीज मीन्स यदि आपका टी सेल्स सप्रेस हैं तो आपका ऐसी एंटीबॉडी जनरेट होगी जो लिवर सेल्स को डिस्ट्रॉय करेगी। तो ऑटो इम्यून डिसीज देखने के लिए हम ANA देखेंगे, मीन्स एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज, देन एंटीबॉडी इज अगेन डबल स्ट्रैंडेड DNA एक्सेट्रा। देन लिवर ऐसा ऑर्गन है जो कि कंप्लीटली रीजनरेट हो जाता है, ठीक है। तो जैसे ही मान लो क्योंकि लिपोसाइट्स होते हैं वो क्या सिंथेसाइज करते हैं, मायोफाइब्लास्ट लाइक सेल्स, ठीक है, मायोफाइब्लास्ट लाइक सेल्स जो कि एक्टिवेट करते हैं एंड प्रोटीन का सिंथेसिस एंड कनेक्टिव टिश्यू जनरेट करके आपको लिवर को जनरेट करते हैं। लेकिन यदि इन सेल्स में फाइब्रोसिस हो गया तो वो क्या हो जाएगा, वापस से लिवर श्रिंक हो जाएगा। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सेल्स का फाइब्रोसिस नहीं हो। यदि फाइब्रोसिस हो गया तो सेल्स वापस रीजनरेट नहीं हो पाएंगे, ठीक है। सो टू एक्टिवेट द प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन वी शुड मेक श्योर कि सेल्स का जो है वो फाइब्रोसिस नहीं हो, क्योंकि यदि रिपीटिव इंजरी होगी तो सेल जो है वो फाइब्रोटिक कंडीशन में चला जाएगा जो वापस रीजनरेट नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए जैसे हम नेक्स्ट क्लास में आपको लिवर इंजरी पढ़ाएंगे, सो फैटी लिवर से आता है फाइब्रोसिस, फाइब्रोसिस के बाद रिवर्सिबल है, लेकिन फाइब्रोसिस से यदि सिरोसिस कंडीशन में चला जाएगा तो वापस सेल जो है वो रीजनरेट नहीं हो पाएंगे, ठीक है। दैट्स ऑल।